हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वेक्टर की प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, एक कोई वेक्टर ए है, देन हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी। ठीक है, अब यहाँ पे पहला देखो क्या है, a/√3 है, दूसरा क्या है a/√2 है, तीसरा क्या है √3a है, और चौथा क्या है √3/a। इनमें से एक ऑप्शन तो तुम देखते ही रिजेक्ट कर सकते हो। कैसे? तो वेक्टर ए हमारा जो है, अगर सपोज उसका वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। अब इनमें से चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसका कि मीटर में नहीं आएगा, डी ऑप्शन में अगर देखो तो √3/a, तो जो कंपोनेंट होता है उसका यूनिट वही होना चाहिए जो जिस वेक्टर का वो कंपोनेंट है। ठीक है, तो वेक्टर ए अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उसके कंपोनेंट भी मीटर की या सेंटीमीटर की यूनिट में होंगे, और √3/a जो डी ऑप्शन है उसमें तो 1/मीटर हो जाएगा, 1/सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिजेक्टेड जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब हम लोग कैसे करेंगे, तो ये बताओ तुम कौन से कॉन्सेप्ट इसको देख करके लग रहा है कि ये उसका क्वेश्चन होगा। यहाँ पे दिया है वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इन एंगल्स से कुछ रिलेशन कुछ याद आ रहा है जो तुमने वेक्टर में पढ़ा है? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वेयर अल्फा बीटा गामा कौन है, अल्फा इज द एंगल ऑफ द वेक्टर विद एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल विद द वाई एक्सिस, एंड गामा इज द एंगल विद जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब लेट अस अज्यूम कि हमारा वेक्टर ए है AXi कैप ए प्लस AYj कैप प्लस AZk। इसके ये कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स उसके हैं AX AY एंड AZ। ठीक, अच्छा, उसमें तुम्हें पता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो AX² प्लस AY² प्लस AZ² होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारे ये हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा कॉस गामा, इनका क्या वैल्यू होता है? तो कॉस अल्फा इज AX/mod A इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, AY/mod A, और mod A को हम लोग सिंपली A लिख दें तो भी चलेगा। ठीक है, अगर केवल A लिखते हैं दैट इज ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, एंड AZ/A। अब ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में एक रिलेशन देखो, तुम्हें याद होगा तुमने जब थ्योरी पढ़ी है, तो ये रिलेशन होता है। कैसे होता है तुम वेरीफाई करके देख सकते हो। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये तीनों वैल्यू इस वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड में पुट कर दो इन तीनों को, तो तुम्हारा ऐड होकर के क्या आएगा, AX² अपॉन A², AY² अपॉन AZ² अपॉन A²। ठीक है, अब ये तो मैंने LHS की वैल्यू डाली है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये 1 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में A² सब में एलसीएम हो गया, AX² प्लस AY² प्लस AZ²। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस इक्वेशन, AX² प्लस AY प्लस AZ² इज इक्वल्स टू A², यानी कि मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज A² अपॉन A²। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगाना रह गया, दिस इज स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, दिस इज 1। ठीक है, तो क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमारे जो मैंने ये पिंक कलर में बॉक्स में ये जो बनाया है इक्वेशन, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट तो आ गया। ठीक है, अब इस रिजल्ट का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उस चीज़ को इसमें यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा एंड बीटा एंड गामा ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल बिकॉज द वेक्टर इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल्स विद एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो गिवन है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अब ये 3 एंगल अगर इक्वल हो गए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर इक्वल, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, सपोज इसकी वैल्यू कॉस अल्फा, मैं जहाँ पे भी कॉस बीटा और कॉस गामा है उसको कॉस स्क्वायर अल्फा ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि कॉस अल्फा निकालोगे तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, 1/√3 के साथ -1/√3 भी एक पॉसिबल ऑप्शन होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊं कि ये जो हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर A/√3, ठीक है, A/√3, A/√2, ठीक है, ये जो ऑप्शंस हैं
दिस वन, ये सारे ऑप्शन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम केवल पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं उन ऑप्शंस को देख करके, ठीक है। तो कॉस अल्फा, अच्छा अब मेरा ये आएगा कैसे, ए एक्स और ए वाई, तो अभी तुमने देखा था कॉस अल्फा वाज ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो यहाँ से ए एक्स क्या मिला, ए टाइम्स कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है 1/√3, तो ए इंटू 1/√3 क्या हो गया, a/√3 हो गया। सिमिलरली जब तुम कॉस गामा और बीटा का यूज़ करोगे तो ए वाई इज इक्वल्स टू ए कॉस बीटा आ जाएगा, ठीक है, एंड ए जेड इज इक्वल्स टू ए कॉस गामा आ जाएगा, और यहाँ पर भी a इंटू 1/√3 रखोगे एंड ए जेड में भी कॉस a टाइम्स 1/√3 रखोगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे a/√3 एंड ए जेड भी a/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी का ही और इजी फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए, द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना है, अभी जो फॉर्मूला हमने देखा, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला देखा अभी हमने, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। चलो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, क्वेश्चन के ए एक्स ए वाई ए जेड को रीड करो, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, ठीक है, तो 4 प्लस 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा, √45 हो जाएगा, यानी कि √5 इंटू 9 हो जाएगा, यानी कि 3√5 लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो कॉस अल्फा इज ए एक्स, व्हाट इज ए एक्स हमारा क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये 2i, ठीक है, 2i तो हमारा क्या हो गया, दिस इज 2 इज ए एक्स, ठीक, तो ए एक्स की वैल्यू 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √3 इंटू √5। सिमिलरली कॉस बीटा लिखोगे तो 4 अपॉन 3√5, 4 कहाँ से आया, यहाँ से ए वाई, और -5 क्या है, -5 डाल देंगे हम कॉस गामा के लिए, -5 अपॉन 3√5, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, 2 अपॉन 3√5 प्लस 4 अपॉन √45 -5 अपॉन 3√5, अच्छा 3√5 वहाँ पर दिया है, 45 ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, डिनोमिनेटर में हर जगह पे जो ऑप्शन है वो √45 ही दिया है, ठीक है, सॉल्व नहीं किया है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड, this is the third question, the magnitude of a given vector with end points 4, -4, 0 and -2, -2, 0 must be। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सपोज ये हमारा R1 वेक्टर है या RA और इधर RB वेक्टर है, कहाँ पर, ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं A एंड B, ठीक है। एक सपोज है 4, -4, 4, -4, 0 एंड B पॉइंट इज -2, -2, 0, ठीक है। तो ये बताओ कि हमें एक वेक्टर चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए किस वेक्टर का, इन A और B को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर है, ठीक है। सपोज मैं ए बी वेक्टर ले लेता हूँ, मुझे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए बी वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, आर बी माइनस आर ए। अगर तुम लोग को याद हो, मैंने ऐसे याद कराया है इसको कि फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल कौन है, फाइनल अगर मैंने वेक्टर ए से बी की तरफ एरो बनाया है तो बी इज द फाइनल, ए इज द इनिशियल, क्योंकि टेल ए से स्टार्ट किया था तो ए इज योर टेल, तो इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल वेक्टर, अच्छा अब आर ए वेक्टर क्या होगा, आर ए वेक्टर ये कौन है, ये दिस इज द ऑरिजिन, तो व्हाट विल बी आर ए वेक्टर, आर ए वेक्टर विल बी, अब ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको तुम आई जे के लगा के लिख दो, ठीक है। आर बी क्या है, तो आर बी को देख लो, -2i कैप -2j कैप 0k कैप, तो आर बी माइनस आर ए क्या हो गया, 4 -2 i कैप, ठीक है, माइनस ये मेरा क्या हुआ, ये x वाला हुआ, प्लस अब दूसरा कंपोनेंट तो -4 -2 j कैप, ठीक है। आर मैं क्या, सॉरी आर बी माइनस आर ए करना है, हमने उल्टा कर दिया, जस्ट ए सेकेंड, आर बी पहले रखना है, यानी कि -2 पहले रखना है
और माइनस फिर 4 पहले, फिर वो -4 आएगा, प्लस y कंपोनेंट में देखो तो -2 -4 j कैप, ठीक। फिर k तो 0 हो गया, 0 - 0 इज 0, तो ये क्या आ गया -6 i कैप, और इधर क्या हो गया -2 + 4 यानी कि +2 j कैप, ठीक। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, √-6 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, दैट इज √36 + 4, दैट इज √40, और 40 को क्या लिख सकते हो, 40 को लिख सकते हो 10 × 4, ठीक है। और 4 का अंडर क्या हो जाएगा 2, और 10 एज इट इज रहेगा 2/10, ठीक है। तो 2/10 कहाँ है, डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। फोर्थ पर आ जाते हैं। 5 इक्वल फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन ईच आर अप्लाइड एट अ पॉइंट, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, एक सेकेंड। 5 इक्वल फोर्सेज 10 न्यूटन ईच आर अप्लाइड टू वन पॉइंट एंड ऑल आर लाइंग इन वन प्लेन, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो 5 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं 10 न्यूटन ईच अप्लाइड एट वन पॉइंट, इफ द एंगल बिटवीन देम आर इक्वल द रिजल्टेंट फोर्स विल बी। चलो इसके लिए पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से कुछ आइडिया लगेगा। एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे एक्ट कर रहे हैं, इक्वल एंगल बनाते हुए। इक्वल एंगल तो एक के बीच में क्या होगा एंगल, थीटा 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 थीटा, ऑल आर इक्वल। तो 5 थीटा अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। चलो इस एंगल का कोई मतलब नहीं है। अब ये सारे इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, इनको ऐड करते हैं। कौन सा लॉ लगता है, ज्योमेट्रिकल जो वे ऑफ एडिशन है उसमें हम लोग लगाएंगे पॉलीगन लॉ, ठीक। तो पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग तुम अगर करोगे तो वेक्टर 1 2 3 4 एंड 5, इन 5 वेक्टर्स को ऐड करना है। तो पहले वेक्टर 1 बनाया, फिर वेक्टर नंबर 2 बनाया, उसके हेड से टेल, फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल रख करके, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, ये रखा, फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद वेक्टर 3 बनाया, फिर उसके बाद वेक्टर 4 बनाया, और फिर उसके बाद फाइनली वेक्टर 5 बनाया, ठीक है। अब ये बहुत अच्छे से नहीं बना है, बट इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम अ रेगुलर पेंटागन। और मैंने क्या किया है, लास्ट वेक्टर बनाते समय देखो मैंने क्या किया, मैं भी लास्ट वेक्टर को हटाता हूँ। लास्ट वेक्टर जो 5th वेक्टर है उसको बनाओगे तो वो कहाँ जाके एंड होगा, वो फर्स्ट वेक्टर के टेल पर एंड होगा। क्यों, क्योंकि जब तुम 5 इक्वल वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर नहीं कहना चाहिए बिकॉज देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट। 5 वेक्टर्स हैं हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड एट इंक्लाइंड एट द इक्वल एंगल, देन दे विल मेक अ रेगुलर पेंटागन। और रेगुलर पेंटागन में जो लास्ट जो 5th ब्रांच होगी वो आकर के फर्स्ट की टेल पे हिट करेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक क्लोज फिगर बन गई। क्लोज फिगर बन गई तो अब इसमें रिजल्टेंट वैसे का क्या होता, रिजल्टेंट बनता जो लास्ट वेक्टर के हेड से फर्स्ट वेक्टर के टेल तक। अब ये लास्ट वेक्टर का हेड तो फर्स्ट वेक्टर की टेल पर ही आ गया, तो जो रिजल्टेंट आएगा इन सारे वेक्टर्स का सम करोगे, a + b + c + d एंड +e, तो वो क्या हो गया, नल वेक्टर हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे सोचा, ये बस इस बात से हमने देखा कि बिकॉज ऑल वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग एट इक्वल एंगल, सो दे मस्ट फॉर्म अ क्लोज पॉलीगन एंड दिस पॉलीगन इज अ रेगुलर पॉलीगन, जिसके कि सारे एलिमेंट्स, सारे एंगल इक्वल हैं, सारे साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो 0 हो गया आंसर फोर्थ का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज 2i + 3j along द वेक्टर i + j। ये हमें कंपोनेंट निकालना है। कंपोनेंट क्या होता है, चलो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, 5th। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, सपोज दिस इज अ वेक्टर ए और दूसरा जो वेक्टर है उसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज द वेक्टर बी, और वेक्टर बी के डायरेक्शन में क्या बोल रहा है, तुमको कंपोनेंट निकालना है ए का। तो उसके लिए क्या करना होता है, वेक्टर बी के परपेंडिकुलर ए की टिप से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पे जाके हिट हुआ वेक्टर ए के जो टेल है वहाँ से, और जहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर हिट हो रहा है, ठीक है, टेल से लेके जहाँ पे परपेंडिकुलर हिट हो रहा है वहाँ तक का एक वेक्टर बना लो। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर। किसका कंपोनेंट है ये, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको जरा अच्छे से नोट करो।
this vector OP is component of vector A in the direction of vector B। समझ में आ गया सबको? चलो अच्छा, अब ये कैसे निकलेगा? अगर सपोज ये थीटा है, तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये 90 है, तो तुमको जो चाहिए OP चाहिए वो क्या होगा? अच्छा, ये पॉइंट सपोज A है तो वो OA cos थीटा होगा, एंड OA कौन है? वेक्टर A की लेंथ है, तो उसको वेक्टर A का मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, A इंटू कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा कैसे निकलेगा? कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकलता है? उनका डॉट प्रोडक्ट लेकर के उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड एक का, एक को कैंसिल कर दिया, तो A डॉट B करना है और B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ठीक है, अब जरा A और B ये हमारे इस क्वेश्चन में क्या है? A वेक्टर इज गिवन एज A वेक्टर इज 2i प्लस 3j एंड वेक्टर B कौन है? I प्लस j। तो यहाँ से A डॉट B क्या मिलेगा? 2i इंटू आई तो 2 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, यानी कि 5 हो गया। ठीक है, और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड पता करना है तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 हो गया। ये वैल्यूज डाल दोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? साइन थीटा, सॉरी ये तो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, हाँ, तो कॉस थीटा, तो आंसर होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक है, 5 अपॉन अंडर रूट 2, 5 अपॉन अंडर रूट 2, A डॉट B हमारा, A डॉट B आया है 2 प्लस 3 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B, यस सॉरी कॉस थीटा नहीं लिखना है इसको, तो ये तो कंपोनेंट है हमारा। दिस इज व्हाट, ये हमारा OP आया है ना, OP आया है ये, दिस इज अवर कंपोनेंट 5 अपॉन रूट 2, तो ऑप्शन A इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th तक हो गया हमारा, 6th क्वेश्चन पर आ जाओ। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B, A दे रखा है, B दे रखा है, फिर वही काम करना है जो अभी किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या करना? A डॉट B करना। ठीक, एक अब सीधे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर A तुम्हें दे रखा है, B दे रखा है, तो सीधा सीधा A डॉट B करते हैं। 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू -5 -25, क्या हुआ? 9 प्लस 16 माइनस 25, तो 0 आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब कॉस थीटा 0 कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। ठीक, तो थीटा इज 90 डिग्री। कौन सा आंसर सही हुआ? आंसर A करेक्ट हो गया यहाँ पर 6th का। ठीक है, 7th पर आ जाओ। 7th क्वेश्चन में सॉरी 7th नहीं, जस्ट ए सेकेंड, 7th पे आना है, बट अभी हमारा 7th यहाँ पर नहीं है। चलो एक सेकेंड बस, अभी मैं स्क्रॉल करके लाता हूँ इसको। यस, 7th क्वेश्चन, a particle is simultaneously acted by two forces. A particle is simultaneously acted by two forces 4 and 3 Newton. The net force on the particle is. अच्छा, अब ये जो 4 and 3 न्यूटन के फोर्स दिए हैं, तुमको ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट लग रही है? हमें रिजल्टेंट निकालना है। हमको A और B दो फोर्सेस अगर हैं तो उनके मैग्नीट्यूड दे दिए हैं, बट डायरेक्शन के बारे में तो क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा। अगर ये डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रहा तो फिर तो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा आंसर, और अगर डायरेक्शन नहीं पता होगा तो फिर तो आंसर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो कुछ भी हो सकता है तो फिर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? सोचो, 3 एंड 4 को अगर हम मैक्सिमम फोर्स में पता करना चाहते हैं तो क्या कैसे ऐड करें? मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए 3 प्लस 4, जब वो पैरेलल एक्ट करते हैं, पैरेलल में उनके मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं, और एंटी पैरेलल में क्या हो जाता है? मिनिमम आ जाता है। तो मिनिमम कितना हो सकता है उनका रिजल्टेंट? तो 3 और 4 का डिफरेंस कितना होगा? 4 - 3 दैट इज 1। ठीक है, और ये कितना आया? 7 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है अगर हमें एंगल नहीं पता है तो। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? D, बिटवीन 1 and 7 न्यूटन। ठीक, चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं।
8th, the forces F1 and F2 act on a point mass in two mutually perpendicular direction. एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है. The resultant force on the point mass will be. अच्छा, परपेंडिकुलर लग रहे हैं, क्या करोगे? लगा देते हैं पैरेललोग्राम वाला मेथड, पैरेललोग्राम बना दिया. और ये कैसे हैं? परपेंडिकुलर फोर्सेज हैं, तो ये पैरेललोग्राम नहीं रेक्टेंगल बनाए. अब रेक्टेंगल में रिजल्टेंट आर कहाँ पर होगा? डायगोनल होगा. ठीक है, ये कितना है? ये 3 है. ये कितना है? ये 4 है. तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √4² प्लस 3². ठीक है, दैट इज व्हाट 25, दैट इज 5. ठीक है, तो 5 न्यूटन का यहाँ पर हो गया. एक सेकेंड. अच्छा, ये 3 और 4 तो ऊपर वाला डाटा था. अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में तो F1 और F2 दे रखा है, तो ऐसे 3 और 4 मत डालो. √F1² प्लस F2². ठीक है, ऐसे हो गया. बस यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं दिया है. अच्छा, 9th क्वेश्चन में आ जाओ. A माइनस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड इक्वल टू B मैग्नीट्यूड. द एंगल बिटवीन A एंड B विल बी. तो ज़रा इसका ट्रायंगल या पैरेललोग्राम कोई भी एक डायग्राम बना के देख लो. ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाते हैं अगर तुम एक बार डायग्राम बना लो, उसके बाद पता लग जाता है. अच्छा, A एंड B, एक बार मैं सपोज मुझे एंगल तो पता ही नहीं है, पूछा गया है, तो मैं एक रैंडम एंगल लेकर के बना देता हूँ. ठीक है, एक ये है मेरा वेक्टर, सपोज वेक्टर A, और एक, अच्छा ये तो गिवन है कि A और B का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो एक मैंने B का मैग्नीट्यूड बना दिया. ठीक है, अच्छा A और B का मैग्नीट्यूड बन गया, एक पैरेललोग्राम बना देते हैं. पैरेललोग्राम में A माइनस B कौन सा वेक्टर होता है? A माइनस B, तो वो होता है जो इनके दोनों के हेड्स को मिलाता है. ठीक है, अब A माइनस B बोल रहे हो, तो फाइनल कौन है? फाइनल इज A, फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल कौन है? ये A पहले लिखा है, तो A फाइनल है. B क्या है? इनिशियल है. ठीक है, तो फाइनल मतलब A पर मैंने हेड बना दिया. नाउ दिस वेक्टर जो ये मैंने पिंक कलर का वेक्टर बनाया है, दैट इज A माइनस B वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन में गिवन है कि A माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड, ये तीनों चीजें इक्वल है. ठीक है, तो इससे क्या पता लगा? क्या हमारा जो डायग्राम बना है उसमें ऐसा है? मैंने तो रैंडम एंगल लेकर के बना दिया. ये एंगल मैंने नहीं सोचा क्या है, कोई क्वेश्चन में फाइंड करना है, तो मैंने तो रैंडमली बना दिया. क्या इस तरह के डायग्राम में तुम्हें A और B का मैग्नीट्यूड तो चलो इक्वल कर दिया, बट जो रिजल्ट A माइनस B का मैग्नीट्यूड है, क्या वो सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा. अब सोचो थीटा को कैसे चेंज करें कि वाली साइड भी इन दोनों साइड के इक्वल हो जाए. कौन सी साइड? A और B तो पहले से थी इक्वल, और ये भी मैग्नीट्यूड में इन दोनों साइड के इक्वल आ जाए. ट्रायंगल बनेगा. ये ट्रायंगल कैसा होना चाहिए जिससे कि तीनों साइड इक्वल हो जाए? इक्विलैटरल होना चाहिए. इक्विलैटरल में थीटा कितना रखोगे? थीटा 60 डिग्री रखोगे. थीटा जब 60 डिग्री रख दोगे तो क्या होगा? तब ये जो रिजल्टेंट बनेगा B2A, दैट इज A माइनस B वेक्टर, उसका भी लेंथ सेम हो जाएगा. ठीक है, ये तीनों फिर सेम हो जाएंगे. तो आंसर क्या हो गया? 60 डिग्री एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B. ठीक है, तो ये याद रखना है 60 डिग्री. अच्छा, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन. मैक्सिमम एंड मिनिमम magnitudes of the resultant of two vecters of magnitude p and q are in the ratio 3:1. मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होता है? p प्लस क्यू. मिनिमम क्या होता है? p माइनस क्यू. किस रेशियो में है? 3/1. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू? ऑप्शन किस फॉर्म में है? ऑप्शन p और q जो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड के रिलेशंस हैं. p इक्वल टू 2q, p इक्वल टू q, p q इक्वल टू 1. तो तुम्हें p और q के मैग्नीट्यूड पता लग जाए या उनका रेशियो पता लग जाए तो हो जाएगा क्वेश्चन. अब ये जो है इसको क्या करोगे? तुम्हारे माइंड में सबसे पहले क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस 1 को क्या किया? 1 को इधर ऊपर ले गए मल्टीप्लाई करने में, p माइनस क्यू को इधर ले गए. ठीक है, क्या हो गया? p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3p माइनस 3q. ठीक है, p वाला राइट साइड में ले जाओगे 2p बन जाएगा, q वाला लेफ्ट साइड में ले आओगे 4q बन जाएगा. तो यहाँ से p इज इक्वल टू 2q आ गया, और ऑप्शन में दे रखा है p इज इक्वल टू 2q, ऑप्शन है वहाँ पर. ठीक है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया. अच्छा, ये इसको सॉल्व करने के लिए कई बार एक और चीज़ यूज़ करी जाती है, उसको भी देख लो. उसको हम क्या कहते हैं? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड हम उसको कहते हैं. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है ये? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कुछ ऐसा होता है कि इफ़
x अपॉन y इक्वल्स टू a अपॉन b, देन x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। क्या हुआ देखो, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है तो देखने में। मैंने क्या किया देखो, बहुत इजी है, ये x अपॉन वाई है, मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर में कुछ कुछ कर दिया, कुछ कुछ क्या कर दिया, x और y ये दो नंबर है ना, इनको लेकर के कुछ कर दिया। तुमको कुछ रटने की जरूरत नहीं है कि x प्लस वाई किया कि y प्लस x किया कि x माइनस वाई किया, तुमने कुछ यहाँ पे कर दिया। जो काम तुमने यहाँ किया है, यहाँ मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो वही काम मैंने राइट साइड में कर दिया a और b को ले यूज करके। डिनोमिनेटर में कुछ याद नहीं करना, तुमने x माइनस वाई लिखा यानी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किया, तुम्हारी मर्जी थी, तुम यहाँ y माइनस एक्स भी लिख सकते थे, ठीक है। तो जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ कर दो। यहाँ पे क्या किया है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, x इज न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो राइट साइड में भी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक। तो ये हमारा इक्वल होता है। अच्छा, अब तुम कहोगे कि सर ये क्या लिखना है, हमें पता कैसे लगेगा कि ऊपर प्लस करना है नीचे माइनस करना है, ठीक है। जब हमारे पास फ्रीडम आ जाती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तब तो और प्रॉब्लम हो जाती है कि हम उसमें करें क्या, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको हम ऐसे लिखेंगे जिससे कि हमारा ये जो सॉल्व करना है ये एक स्टेप में सॉल्व हो जाए, ठीक है, एक स्टेप में। तो ये बताओ कि यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर दें तो क्या होगा, p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू, क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करने से 2p हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक, 2p हो गया। अच्छा, नीचे फिर मुझे q लाना है, q लाने के लिए मैं क्या करूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैसे ऑपरेशन करूँ कि कुछ q के टर्म्स में आ जाए, p कैंसिल हो जाए। p कैंसिल करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर ले रहा हूँ, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है, दिस इज अवर डिनोमिनेटर dr, ठीक। तो वो काम मैंने नीचे किया, तो जरा आप देखो p प्लस क्यू माइनस ब्रैकेट में p माइनस क्यू, तो p तो कैंसिल हो गया, 2q आ गया, ठीक। तो देखो कि ये 2 कैंसिल होकर सीधा p अपॉन क्यू मिल रहा है, p अपॉन क्यू। अब ये काम मुझे ये वाला काम करना है, यानी कि 3 अपॉन 1 पे इस काम को करना है। तो पहले न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर क्या है, 3 प्लस 1, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर क्या है, 3 माइनस 1, तो p अपॉन क्यू क्या आ गया एक स्टेप में, 3 प्लस 1 4 अपॉन 2, दैट इज 2 अपॉन 1, p अपॉन क्यू मिल गया हमें, ठीक है। जो चीज़ हमें यहाँ पे मिली थी p अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 2, वही काम यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो दोनों में कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ज़्यादा इजी है कोई टफ है, बट अगर कभी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वर्ड सुनो तो मत सोचना कि बहुत हैवी चीज़ है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो मैं एक बार ज़रा फिर से रिपीट कर दूं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में तुम कुछ भी कर सकते हो, यानी कि अगर सपोज मुझे ये चीज़ गिवन है तो मैं अगर ऐसे लिख दूं कि न्यूमरेटर में मैं लिख दूं 2x माइनस 3y और नीचे लिख दूं 5y माइनस 2x, सपोज रैंडमली, देखो मैंने कुछ भी लिख दे रहा हूं मैं, तो जो काम मैंने यहाँ किया है वही काम मुझे राइट साइड में कर देना है। 2x था, x की जगह क्या लिखोगे, a लिखोगे, 3y की जगह लिखोगे b, अपॉन में 5y की जगह क्या लिखोगे b, माइनस 2x की जगह लिख दोगे a, तो दिस विल बी इक्वल, यानी कि ये जो मैंने रिलेशन लिखा है, दिस रिलेशन इज ऑल्सो इक्वल, अगर हमें फर्स्ट रिलेशन गिवन है तो, ठीक है। लेकिन इस तरह का रैंडम प्रोसेस कभी जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत कौन सी पड़ती है, ये वाली। और इसको भी मैंने कहा है तुम्हें भी कि इसको रटना नहीं है, क्यों, कैसे फिर लिखोगे जब तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद होगा तो हम अपनी ये देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करने की, तो जो रिक्वायरमेंट है मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए, सीधे सीधे p और q आइसोलेट हो जाए। न्यूमरेटर में q नहीं है, कैंसिल आउट हो गया है, और डिनोमिनेटर में p नहीं है, p कैंसिल आउट हो गया है। तो ये रिक्वायरमेंट हमें डिक्टेट करेगी कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है या डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करना है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है, if the resultant of two vectors p and q is r, if q is doubled the new resultant is perpendicular to p, then r equals, ठीक है। देखो कुछ कुछ कंडीशन दे रखी है, अभी तो समझ में नहीं आया, जब तक हम लिखेंगे नहीं, डायग्राम नहीं बनाएंगे, तब तक मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, p एंड q का रिजल्टेंट r है, चलो बनाते हैं जरा कुछ।
P एंड Q। अच्छा एंगल तो कुछ दिया नहीं है, एंगल नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, अभी मैंने रैंडमली बना लिया P एंड Q, और इनका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा R। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं, रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, कौन सा क्वेश्चन है ये 11th। इफ Q इज डबल्ड, Q को अगर लेंथ को डबल कर दिया, डायरेक्शन में चेंज नहीं किया है, लेंथ को डबल कर दिया, देन द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P, दिस इज योर P, दिस इज 2Q, डबल कर दिया, देन न्यू रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, न्यू रिजल्टेंट R इज परपेंडिकुलर टू P। अब ये देखो, अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि अब मैं थोड़ा फेयर डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, कैसे फेयर डायग्राम बनाए, तो पहले तो मैंने बना दिया P, ठीक, फिर मैंने बना दिया 2Q बाद में बनाते हैं, 2Q बाद में बनाएंगे तो हम रिजल्टेंट को पहले दिखा देते हैं, रिजल्टेंट को पहले बना दें, ठीक है, और 2Q को कैसे बना दें, ऐसे बना दें, दिस इज 2Q, ठीक है, दिस इज P एंड दिस इज रिजल्टेंट। तो जो कंडीशन उन्होंने सेकंड दी है वो मेरा यहाँ पर इस डायग्राम में फॉलो हो रही है। ठीक है, ऊपर वाले दोनों डायग्राम तो मैंने रफ अपना काम किए थे और उससे मुझे आइडिया लग गया कि PQ और R किस तरह से हमें लोकेट करने हैं। अच्छा, अब क्या है, P एंड Q का रिजल्टेंट R था। ठीक है, अच्छा ये नया वाला जो मैंने अभी R लिखा उसको R मत लिखो, उसको R डैश कर दो, क्योंकि R उन्होंने रिजर्व किया है सिंबल किसके लिए, P एंड Q के रिजल्टेंट के लिए। तो Q कहाँ तक है, यहाँ हाफ तक Q वेक्टर होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट तक अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊं तो कैसे बनेगा रिजल्टेंट, ये हमारा R वेक्टर है। जरा सा इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्या करना है, ये जस्ट ए सेकेंड भाई, बड़ा सा डायग्राम बना लो। P पर मैंने क्या किया, नहीं Q को खड़ा थोड़ी करना था भाई, एक मिनट, Q को तो ऐसे रखना था, और ये हमारा है, क्या है ये, दिस इज योर रिजल्टेंट R डैश। ठीक है, और ये बीच में सेंटर पॉइंट पर वेक्टर क्या है, R। ठीक है, दिस इज Q वेक्टर, कहां से कहां तक, यहां मिड पॉइंट तक। ठीक है, और पूरा वेक्टर देखो तो 2Q हो जाएगा डबल। ठीक है, और इसको भी मैं Q लिख दे रहा हूं। ठीक है, अगर मैं हाफ वेक्टर की बात करूं तो ये हाफ वेक्टर Q एंड Q है, दोनों मिल करके 2Q हो गए, और ये तो P वेक्टर है ही। ठीक, अब इस क्वेश्चन, ये जब डायग्राम सही से बन गया तो फिर इसको तुम कैसे ट्रीट करो, इसको ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है देन वेक्टर R इज इक्वल टू, वेक्टर R कौन सा है, ये वाला, दिस वन इज वेक्टर R। ठीक है, तो ये वेक्टर हमारा, इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, तो देखो इसको करने का बहुत इजी तरीका है। इसको करने का क्या तरीका है, अगर हम सोचें, अच्छा ये देखो, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ इसको तुम ऐसे मत सोचो कि ये तुमको कैसे सोच पाओगे, ये सब प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, अगर तुम अभी 9th क्लास में होते तो तुम इसको तुरंत सोच लेते, क्योंकि 9th क्लास में 10th क्लास में तुमने थ्योरम्स पढ़े हैं। ठीक है, अभी इस समय 11th में इस चीज़ को सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं कह दूं कि ये हमारा एक पॉइंट O है, और उस पॉइंट O से ऊपर की तरफ अगर जाके देखो तो ये जितना लेंथ है उतना इधर लेंथ है। ठीक, अच्छा फिर मुझे ध्यान आ रहा है कि एक थ्योरम होती थी कि अगर कोई डायमीटर हो तो उस डायमीटर पर हम सर्किल बनाएंगे, उस डायमीटर पर हम सर्किल बनाएंगे तो जो हमारा हाफ एंग, जैसे ये डायग्राम बनाया मैंने सर्किल का। ठीक है, और डायमीटर सबटेंड करता है कितना एंगल उस सर्किल के किसी भी पॉइंट पर, 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे बना दूं तो ये भी 90 डिग्री, कहीं पे भी बना दिया जाए तो क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये अगर मैं ऐसे सर्किल कंप्लीट करूं कि ये मेरा ऐसा, ठीक, ये सर्किल कंप्लीट किया तो ये 90 डिग्री है, इससे क्या पता लगा कि ये पॉइंट सर्किल पे लाई करेगा। ठीक है, ये पॉइंट अगर सर्किल पे लाई करेगा और ये डायमीटर होगा तभी ऐसा हो सकता है कि ये 90 डिग्री हो। ठीक, तो इससे हमारा प्रूव हो गया कि O इज द सेंटर एंड दिस लेंथ इज रेडियस, दिस लेंथ इज रेडियस, एंड व्हाट इज दिस लेंथ, दिस लेंथ इज आल्सो रेडियस। तो R का लेंथ किसके इक्वल हो गया, Q के इक्वल हो गया। कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, सीधे सीधे हमें पता लग गया कि लेंथ ऑफ R इज इक्वल टू लेंथ ऑफ Q। ठीक है, आंसर। चलो
तो ये हमारा बहुत ही शॉर्टकट था, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी सम ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस ए माइनस बी, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज। अच्छा, पहले तो बनाते हैं जरा डायग्राम, ठीक है। पहले तो रफ डायग्राम बनाते हैं। रफ डायग्राम में हमने क्या बनाया? एक पैरेललोग्राम बना दिया, ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। फिर क्या कर दिया? पर इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया, ठीक। अच्छा, कंप्लीट कर दिया। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर ए प्लस बी कौन होता है? ए प्लस बी होता है जो दोनों के टेल्स से डायगोनल पास हो रहा हो। व्हाट इज दैट? दैट वेक्टर इज ए प्लस बी वेक्टर। अच्छा, और ए माइनस बी किधर होता है? ए माइनस बी होता है दोनों के हेड को मिलाने वाला, ठीक है। तो ये हमारा रेड कलर से हो गया ए माइनस बी, और बी माइनस ए भी कह सकते हो अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी सम ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस ए माइनस बी। अच्छा, ये बताओ ये दोनों डायगोनल्स कब परपेंडिकुलर होंगे? किस तरह के स्पेशल पैरेललोग्राम में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं? आंसर है रोम्बस। रोम्बस में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा रोम्बस होना चाहिए, तभी क्या होगा कि ए प्लस बी का ए प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी वेक्टर होगा, ठीक। तो अब पूछा क्या है? द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, किनका मैग्नीट्यूड का रेशियो? फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी सम इज दिस एंड परपेंडिकुलर टू डिफरेंस ए माइनस बी, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी ए और बी के मैग्नीट्यूड्स, ए एंड बी का रेशियो। अब ये इस रोम्बस है तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो रेशियो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन पर आते हैं। ट्वेल्थ के बाद 13 दिस वे। इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, if a cross b equal to c, then which of the following statement is wrong? अच्छा, ये wrong को जरा जब भी पढ़ो तो इसको मार्क कर लिया करो, ठीक है। तो a क्रॉस b, इसका डायरेक्शन किधर होगा? a क्रॉस b यानी c का डायरेक्शन किधर होगा? अगर a ये है, b ये है, तो c इसके परपेंडिकुलर होता है ना, या तो यहाँ आउट ऑफ द प्लेन होगा, या तो c आउट ऑफ द प्लेन के लिए ऐसे बनाते हैं, या फिर इनटू द प्लेन होगा। कौन सा चॉइस? आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन, विच चॉइस इज करेक्ट? तो जब ए क्रॉस बी कर रहे हो तो तुम अपना राइट हैंड कर्ल करो। राइट हैंड इस तरह से कर्ल करोगे, या तुम यहाँ पे सोचो कि ये तुम्हारा एक बॉटल का कैप है, ये तुम ऊपर से देख रहे हो, दिस इज द बॉटल, कैप ऑफ द बॉटल। कैप ऑफ द बॉटल को ऐसे टर्न करोगे तो वो क्या होगा? ऊपर की तरफ टर्न होगा या नीचे की तरफ जाएगा? उसकी जो शिफ्टिंग होगी ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन। तो आंसर है यहाँ पे ऐसे करोगे तो ऊपर की तरफ आएगा। अगर बॉटल नीचे है उस कैप के तो वो कैप ओपन हो रही होगी, ठीक है। क्लोज करने के लिए उसका अपोजिट टर्न करोगे। तो ए क्रॉस बी किधर है? इनटू द प्लेन है, ठीक है, सॉरी आउट ऑफ द प्लेन है, क्योंकि वो आउट आ रहा है, ठीक। तो आउट ऑफ द प्लेन हुआ सी वेक्टर। और सी वेक्टर ए और बी से कितने एंगल पर होगा? अब कोई भी वेक्टर अगर आउट ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो ए से भी परपेंडिकुलर होगा, बी से भी परपेंडिकुलर होगा। तो सी इज परपेंडिकुलर टू ए, सी इज परपेंडिकुलर टू बी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ए और बी जो वेक्टर बनाया है, इन वेक्टर का एडिशन करूं, ए प्लस बी कर दूं, तो कैसे आएगा? ऐसे आ जाएगा। अगर मैं ए माइनस बी कर दूं, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 3a प्लस 2b कर दूं तो वो भी कहाँ पर ही रहेगा वेक्टर? वो वेक्टर भी इसी प्लेन में ही कहीं रहेगा, ठीक है, 3a प्लस 2b। तो ये सारे चीज़ें क्या है? इस प्लेन में रहेंगी। अब ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन बोला है सी इज परपेंडिकुलर टू ए, सी इज परपेंडिकुलर टू ए, करेक्ट, ठीक है। तो हमें रॉन्ग ढूंढना है। सी इज परपेंडिकुलर टू बी, वो भी करेक्ट, ठीक। तो ये दोनों तो करेक्ट हो गए। फिर सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, अभी मैंने कहा ए प्लस बी जो वेक्टर है वो भी हमारा इसी प्लेन में लाई कर रहा है, एंड सी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, तो सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी ऑल्सो, तो ये भी करेक्ट हो गया। यानी कि अच्छा लास्ट देखते हैं, सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अच्छा, ए क्रॉस बी तो खुद ही सी है, तो सी और ए क्रॉस बी को हम क्या कहेंगे कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है?
तो सी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी, क्योंकि सी ए प्लस ए क्रॉस बी भी तो खुद सी ही है, तो सी इज क्या करेंगे, सी इज परपेंडिकुलर टू सी लिखेंगे तो गलत है भाई, सी इज पैरेलल टू सी, कोई भी वेक्टर खुद के पैरेलल होता है, ठीक है। तो सी डी जो ऑप्शन है ना, तो ये दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, और हेंस बिकॉज रॉन्ग है तो ये हमारे लिए करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 13th का आंसर हो गया डी दिल्ली। 14th में कंसीडर अ वेक्टर एफ गिवन है, अनदर वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू कैपिटल एफ। तो तुम जरा चेक कर लो कि इस एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट किस किस का 0 आ रहा है, ठीक है। पहला है 4i प्लस 3j, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 16 माइनस 9, 0 नहीं हो रहा, तो ए तो नहीं है। 6i का स्क्वायर डॉट करोगे 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, वो भी 0 नहीं है। 7k का स्क्वायर करोगे तो यस, 7k करोगे तो k डॉट आई भी 0 है, सॉरी k, हाँ यहाँ पर तुम्हारा इसमें तो k कंपोनेंट है ही नहीं, 0 है k कंपोनेंट, तो 0 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो सी इज परपेंडिकुलर। एंड डी ऑप्शन करके देख लो, 3 इंटू 4 12, फिर -3 एंड -4 प्लस 12, तो ये भी 0 नहीं हुआ, ठीक। तो ओनली सी इज करेक्ट, और वन ऑप्शन करेक्ट का ही ये पेपर है, तो अगर एक ऑप्शन मिल गया एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट देन आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यही अगर क्वेश्चन जेई एडवांस का होता है मोर देन वन आंसर करेक्ट, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और दे सकते थे, एक ऑप्शन ऐसे दे सकते थे, एक क्या बहुत सारे दे सकते थे, 3i प्लस 4j देते हैं, 3i प्लस 4j एक बार करके देखो, f के साथ डॉट करके देखो, 4 इंटू 3 12, फिर -3 एंड 4 -12, नेट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट उसमें 0 हो जाता, चलो ठीक। तो वो वेक्टर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, बट वो भी हो सकता था। 15th क्वेश्चन, अ बॉडी कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन द वाई डायरेक्शन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स गिवन बाय दिस, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी अ डिस्टेंस 10 मीटर अलोंग द वाई एक्सिस। तो जरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखो, 10 यूनिट्स वाई एक्सिस के अलोंग यानी जे कैप, ठीक है। अब तुम्हारा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ डॉट एस, एफ कितना है -2i प्लस 15j प्लस 6k, डॉट क्या करना है 10j कैप, तो बस जे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 150 न्यूटन आ जाएगा, सॉरी जूल आ जाएगा, 150 जूल वर्क, ठीक है। तो 150 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन p प्लस क्यू एंड p क्रॉस क्यू, अभी हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। p प्लस क्यू किधर होगा, p प्लस क्यू होगा जिस प्लेन में तुमने p और q को बनाया है, ठीक है। p अगर तुमने पेपर के प्लेन में बनाया है और q भी पेपर के प्लेन में बनाया है, तो p प्लस क्यू भी पेपर के प्लेन में ही होगा, तो ये p प्लस क्यू हो गया। और p क्रॉस क्यू किधर होगा, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा, p क्रॉस क्यू, तो फिर p क्रॉस क्यू और p प्लस क्यू में क्या एंगल हो गया, 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2 and 3 is 1। अच्छा, रिजल्टेंट 2 and 3 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा तो तब होगा जब वो क्या हो, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, तब तुम सपोज 2 यूनिट इधर गए और 3 यूनिट इधर आ गए, तो जो रिजल्टेंट आया वो 1 यूनिट का आ गया, ठीक है। तो उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब ये बोल रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, अगर 180 डिग्री एंगल है तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, साइन 180 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, 18th, फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स एफ एंड दिस आर। इनको करें, एक बार कर लेते हैं, चलो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। कैसे निकालना है, आई जे के लिखना है, फिर हम आर वेक्टर का क्या है 7 3 1, 7 3 एंड 1, ये मैंने कंपोनेंट लिख दिया। फिर एफ वेक्टर के कंपोनेंट लिखे -3 1 एंड 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 18th। तो यहाँ पे क्या किया जाए, तो इसको कैसे ओपन करते हैं, i -j प्लस के, आगे हम लोग कुछ लिखेंगे अभी, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग। पहले क्या करना है, i के कंपोनेंट के लिए i के कॉलम को, i के रो को हाइड कर दो, बचेगा क्या 3 1 1 5, ये बचा। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 इंटू 5 15, -1 इंटू 1 1, 15 -1 14, ठीक है। तो 3 इंटू 5 -1 इंटू 1 15 -1 14 आई कैप, ठीक। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है, जे के कंपोनेंट को निकालना है,
कैसे निकलेगा? तो जे को हाइड कर दिया, कॉलम को, जे के रो को हाइड कर दिया, तो 7 इंटू 5 35, ठीक है, 7 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। के लिए इसको और इसको हाइड कर दिया, तो क्या हुआ? 7 इंटू 1 माइनस ये 7 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, तो माइनस में फिर माइनस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। -9 से यहाँ पे प्लस। यस, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 5 15 माइनस 1 दैट इज 14i कैप। अच्छा, माइनस 7 इंटू 5 35 प्लस 3 हो जाएगा 38, माइनस में 38 जे कैप, ठीक है। एंड इधर 7 प्लस 9 इज 16 के कैप, ठीक है। तो कौन सा आंसर करेक्ट हुआ इधर? 18 क्वेश्चन था, 14i आई थिंक ए करेक्ट हो गया, 14i माइनस 38j प्लस 16k। अच्छा, अब 19 क्वेश्चन पर आते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2i एंड 2j, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? ठीक है, तो 2i एंड 2j, क्वेश्चन नंबर 19। तो डायगोनल अगर 2i एंड 2j हैं, देखो इसको करने में तुम एक तो कर सकते हो एक जनरल मेथड, जिसमें कि तुम्हारे डायगोनल्स कोई भी जनरल वेक्टर्स गिवन हो, तो उसमें कैसे होगा। और दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा हमारा पैरेलल, ये अगर 2i एंड 2j को तुम ड्रॉ करो, ठीक है। सपोज दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। अब इसमें 2i कैप कैसा होगा? ऐसा होगा, 2 यूनिट्स का i यानी कि x डायरेक्शन में वेक्टर होगा। एंड 2j क्या होगा? 2j कुछ ऐसा होगा, ठीक है। दोनों इक्वल लेंथ के वेक्टर्स हैं, ठीक। और ये क्या हैं? दीज आर डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ऐसा पैरेललोग्राम होगा कैसा जिसमें कि ये डायगोनल्स हों? सोचो जरा। 2i एंड 2j दीज आर योर डायगोनल्स। तो मैं ऐसा करता हूँ, डायगोनल तो एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं? अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये किस तरह का पैरेललोग्राम होगा? दिस विल बी ए रोम्बस। रोम्बस होगा तो दे विल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक। और दोनों की लेंथ क्वेश्चन में दे रखी है इक्वल है। अब किस टाइप का रोम्बस होगा जिसमें कि इक्वल लेंथ के डायगोनल्स होंगे? तो इट विल बी ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये सोचो कि स्क्वायर में अगर डायगोनल की लेंथ 2 एंड 2 है तो साइड कितना होगा? बोलो, साइड लेंथ कितनी होगी? तो देखो एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं देखूं कि 2 यूनिट लेंथ का एक डायगोनल है, तो उसमें ये हाफ लेंथ कितनी होगी? 1, और ये हाफ लेंथ कितनी होगी? 1। तो ये कितना हो जाएगा? √2, ठीक है। 1 एंड 1, तो ये हो जाएगा √2। अब एक ऐसा स्क्वायर जिसके कि साइड लेंथ √2 है, उसका एरिया क्या होगा? √2 इंटू √2 या √2 स्क्वायर इज 2 यूनिट, ठीक है। तो आंसर हो गया सी, ठीक। अच्छा, इसको करने का एक और मेथड है। क्या है मेथड? अगर सपोज तुमको दिया हो कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ द योर पैरेललोग्राम, तो उसका एरिया क्या होगा? एरिया जो डायगोनल को जब क्रॉस करते हो तो उससे जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो हमारा वेक्टर होता है, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज द डबल ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसका हाफ कर देंगे, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। ए क्रॉस बी डायगोनल का क्रॉस कर रहे हैं। अगर साइड लेंथ होते, अगर ए एंड बी डायगोनल नहीं होते, साइड लेंथ होते, तब ए क्रॉस बी से हमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मिल जाता। बट यहाँ ए क्रॉस ए एंड बी आर डायगोनल्स, तो डायगोनल को क्रॉस करने से हमें एरिया जो मिलता है दैट इज डबल ऑफ द एरिया। तो उसका हाफ करोगे तब हमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों मेथड में जो तुम्हें ईजी लगे उससे कर सकते हो। फर्स्ट मेथड स्पेशल केस के लिए हो गया क्योंकि देवर इक्वल लेंथ, देवर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2i एंड 2j, तो मैंने स्पेशल केस में ये शॉर्टकट ले लिया। अदरवाइज तुम ऐसे भी कर सकते हो, बट ऐसे करने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज 2i क्रॉस 2j इज वेरी वेरी इजी टू कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 20? देखो पढ़ो। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर्स? जब भी तुम देखो कि परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स जब पूछा जा रहा है, ठीक है, 2 वेक्टर्स में एक सपोज ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस k कैप, ठीक है, एंड बी वेक्टर इज
6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए लिखने में। 2i 2j माइनस के, 6i माइनस 3j 2k। अच्छा, अब इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर चाहिए। कौन चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, सपोज हम लेते हैं, लेट अस अज्यूम लेट सी वेक्टर इज ए क्रॉस बी। तो ये ए क्रॉस बी यानी कि सी वेक्टर कैसा हो जाएगा? ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट सी इज नॉट ए यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो सी वेक्टर का हम फिर यूनिट वेक्टर जनरेट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम है ए क्रॉस बी करना। तो आई जे के। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं 2 2 -1 6 -3 2। ठीक है, यहाँ ए और बी तुम किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, क्योंकि हमारा अगर मान लो हम ऑर्डर रिवर्स कर दें तो सी वेक्टर जो पहले आता है या जो मैंने यहाँ लिखा है उसमें जो आएगा, और फिर बी और ए का ऑर्डर रिवर्स कर दो, यानी कि जो लास्ट रो है उसको सेकंड रो बना दो और सेकंड रो को लास्ट रो बना दो, तो जो वेक्टर मिलेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे और दोनों ही आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे दो पॉसिबल आंसर हैं, ए और बी दोनों वेक्टर के हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, अगर मैं मान लो ये हमारे बोर्ड के प्लेन में दो वेक्टर बन रहे हैं। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हमारा इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकता है, इनटू द प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, अगर सिर्फ वेक्टर बोला जाता है तो हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन में भी इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैग्नीट्यूड उसमें ले सकते हो, और डाउनवर्ड लेते हैं इनटू द प्लेन तो भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होते हैं। बट जब यूनिट वेक्टर कर दिया तो अब इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि तुम्हें उसका मैग्नीट्यूड में फ्रीडम नहीं है। अब मैग्नीट्यूड तो तुमको 1 यूनिट ही रखना पड़ेगा, चाहे वो अपवर्ड रखो या डाउनवर्ड। ठीक है, तो अब केवल तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि उन्होंने यूनिट वेक्टर बोल दिया। ठीक है, चलो इसको क्रॉस कर देते हैं। आई लिखा, जे लिखा विद माइनस साइन एंड प्लस के। ठीक है, अब इनके हमें क्या लिखने हैं? इनके साथ एसोसिएटेड नंबर्स डालने हैं। ठीक है, प्लस के कैप। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, अब आई के साथ क्या करोगे? तो आई का जो कॉलम है और जो रो है उसको हाइड कर दो। हाइड कर दिया तो क्या बचा? तो ये बचा। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 × 2 4 -3 × 1। ठीक है, -3 -1 प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस पहले है तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 × 2 यानी 4 हो गया। माइनस, अब क्या करोगे? -3 × -1 तो +3 हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करें? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जे में हमने हाइड कर दिया, तो हाइड करके क्या बचा? इसको तुमने हाइड किया है, इसको हाइड किया है, तो अब देख लो 2 × 2 4। ठीक है, 2 × 2 4 और 6 × -1 -6, तो 4 -6। ठीक, अच्छा के वाले में आ जाओ। के वाले में इसको हाइड करो, इसको हाइड करो। 2 × -3 इज -6 एंड 6 × 2 इज 12, तो -6 -12। ठीक, -6 -12। एक सेकेंड, माइनस हमारा क्या था? हाँ ठीक है, 6 × 2 +12 है और माइनस साइन ने उसको माइनस बना दिया। तो ये क्या हो गया? 4 - 3 इज 1, तो 1 आई कैप। 4 + 6 10 हो गया, तो -10 जे कैप हो गया। और यहाँ माइनस का 18 के कैप हो गया। इसका क्या करना है? यूनिट वेक्टर बनाना है। सी का यूनिट वेक्टर कैसे हो जाएगा? सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या हो जाएगा? √1² + 10² + 18²। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैंने -10 क्यों नहीं रखा, -18 क्यों रखा? नहीं रखा, चलो माइनस रख लो। -10 का होल स्क्वायर, -18 का होल स्क्वायर, तो हमें फाइनली मिलेगा यही। तो 1 + 100 + 18² कितना होता है? हाँ 324। तो ये कितना हो जाएगा? 324 + 100 + 1 हो जाएगा 425, एंड दिस विल बी इक्वल टू √25 इंटू कितना होगा? 25 8 जा 200 होता है, तो 16 + 1 17, यानी कि ये हो जाएगा 5 √17। ठीक है, तो अब यहाँ पे डाल दो 5 √17 से क्या करना है? डिवाइड करना है। और यहाँ पे आई कैप -10 जे कैप -18 के कैप। ठीक है, अब ये देख लो कि कौन सा हमारा आंसर मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में 5 √17 तो तुम्हारे सब में ही डिवाइड कर रखा है। गुड। आई -10 जे -18 के किस में है? तो सी आंसर में है, आई -10 जे -18 के। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर
द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, व्हाट इज दिस। चलो क्रॉस खोलते हैं, देखते हैं। पहले फर्स्ट को क्या करो, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे बिल्कुल ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्डर हमारा नहीं बिगड़ना चाहिए। तो पहले फर्स्ट ए क्रॉस सेकंड वेक्टर से, सेकंड ब्रैकेट से ए ले लिया, फिर पहले का ए लिया और सेकंड ब्रैकेट से माइनस बी ले लिया, फिर प्लस फर्स्ट ब्रैकेट से बी को लिया और सेकंड ब्रैकेट से ए को ले लिया, प्लस फर्स्ट ब्रैकेट से बी लिया और सेकंड ब्रैकेट से क्रॉस माइनस बी ले लिया। तो पहले ब्रैकेट से जो टर्म आया है उसको पहले लिखना है, सेकंड ब्रैकेट से जो आया है उसको सेकंड लिखना है। अब ए क्रॉस ए क्या होगा, ए और ए तो दोनों पैरेलल वेक्टर है, एंगल जीरो होगा तो साइन जीरो जीरो जाएगा, यानी कि ए क्रॉस ए जीरो हो गया। सिमिलरली बी क्रॉस बी कहीं पर है लास्ट टर्म में, वो भी जीरो हो गया। अब ए क्रॉस माइनस बी, यानी कि ये हो गया माइनस का ए क्रॉस बी, ठीक है। और ये क्या है, बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए। अच्छा, अब माइनस का ए क्रॉस बी को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो माइनस साइन अंदर कंज्यूम हो गया, या ऐसे कह सकते हो कि एक माइनस साइन बाहर है और ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस ए, मैंने रिवर्स ऑर्डर कर दिया तो एक माइनस आ गया, प्लस बी क्रॉस ए। तुम दोनों तरह से हो सकते हो। एक क्या मैंने कहा, एक तो ये कहा कि ये माइनस अंदर ले जाओ तो यहाँ पे पलट दो, इनका ऑर्डर चेंज कर दो। दूसरा मैंने क्या कहा, माइनस अभी चलो बाहर रहने देते हैं और इनका ऑर्डर रिवर्स करने से एक माइनस और आ गया। दोनों तरह से देखो तो आंसर सेम ही है। यहाँ पे क्या आया, बी क्रॉस ए आ गया, प्लस का हो गया, माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और ये भी बी क्रॉस ए हो गया। तो सॉल्व होके ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस ए, विच इज द आंसर, बी क्रॉस ए ट्वाइस बी क्रॉस ए, डी आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स and the vectors A is given by 5i plus 7j minus 3k, B vector is 2i plus 2j minus ak cap. The value of A पूछा गया है, if they are perpendicular what is the value of A? A dot B करो, उसको 0 कर दो भाई। 10 plus 14 plus 3a is equals to 0. 3a is equals to minus 24. So a is equals to minus 8. Minus 8. Next 23 देखते हैं. A force vector is applied on the mass represented by, देखो क्या है, फोर्स हमने लगाया है 6i minus 8j plus 10k, ठीक है। एंड दिस प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द मास, फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुमको ए का क्या दिया हुआ है, ए का तो डायरेक्शन दिया नहीं है, आई जे के कैप में नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन किस फॉर्म में, ओनली मैग्नीट्यूड है। तो अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दिया है तो फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को जो हमने एफ इक्वल टू एम ए वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसको हम स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हमने मैग्नीट्यूड लगा दिया और यहाँ मैग्नीट्यूड लगा दिया, एम तो हमारा स्केलर ही है। तो एफ का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एफ का मैग्नीट्यूड जरा कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट, ठीक है, एफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है, विच इज व्हाट, विच इज अंडर रूट 36 प्लस 64 प्लस 100, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट 200, दैट इज क्या हो गया, 10 अंडर रूट 2 हो गया। तो अब यहाँ पे 10 अंडर रूट 2 लिख देते हैं, मास हमारा अननोन है और एक्सेलरेशन 1 है, दैट मीन्स एम इज 10 अंडर रूट 2 और यूनिट क्वेश्चन में गिवन है, हाँ यहाँ पे देखो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो यानी कि यूनिट ऐसा यूनिट है, तो मास क्या हो जाएगा केजी में 10 अंडर रूट 2, तो ए आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं 24 पर, 24 क्वेश्चन नंबर, यस, गिवन दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड ए मॉड बी। अच्छा, ए डॉट बी वैसे होता क्या है बाय डेफिनेशन, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे कॉस थीटा पता लग रहा है -1 होना चाहिए, ठीक है, कॉस थीटा -1, दैट मीन्स थीटा इज 180 डिग्री, ठीक।
तो हमें थीटा 180 कब होता है, जब म्यूचुअली अब क्या होते हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर हो। ए और बी क्या पता लग गया कि दे आर एंटी पैरेलल। अच्छा अब आगे क्या बात, ऑप्शन देख लेते हैं। ए एंड बी आर परपेंडिकुलर ईच अदर, नो। ए एंड बी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, नो। ए एंड बी एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, यस। ए एंड बी कैन एक्ट इन एनी डायरेक्शन, नो। सी ऑप्शन करेक्ट। नाउ 25th, चलो 25th देखते हैं। फोर्स F इज इक्वल टू 3i कैप प्लस सी जे कैप प्लस 2k कैप एंड S वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है -4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इन इट्स ओन डायरेक्शन, ये डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, द फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट S। इफ द वर्क डन इज 6 जूल देन द वैल्यू ऑफ C विल बी, वेयर इज C, ये हमारे फोर्स में जो अननोन C गिवन है सी जे कैप, तो वो C पता करना है। और फोर्स वर्क डन कितना दे रखा है 6 जूल, 6 जूल इज वर्क डन। और कैसे आता है वर्क डन, F डॉट एस करके आता है। तो 6 इज इक्वल टू F डॉट एस कर लेते हैं, 3 इंटू -4 -12, C इंटू 2 तो 2C हो गया, और 2 इंटू -3 -6 हो गया। ठीक है, अब 2C इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं, 6 प्लस 12 हो गया एंड -6 उधर गया तो +6 हो गया, तो कितना हो गया ये 24 हो गया। यानी कि C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ये क्या चीज़ है फोर्स है ना, तो न्यूटन में आ जाएगी 12 न्यूटन। ठीक है, ये तो आंसर हो गया ए। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देख लेना और उसके बाद मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। चलो ओके।